जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को संजोने का एक सुदृढ़, एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है। और इसी जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले और बहुत सारा कार्य करने वाले पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत वर्चुअली हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में जुड़े हुए हैं। आइए उनसे चर्चा करें। बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर रजनीकांत आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करें डॉक्टर रजनीकांत। पहला सवाल, आखिरकार एक लेमैन के लिए बताएं कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या, इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जिसका हजारों हजार साल का एक इतिहास है, जैसे वेद की परंपराओं में वेद की ऋचाओं को हजारों वर्ष से ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, बटुओं के द्वारा आज भी जीवित रखा गया, उसी तरह से यहाँ की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा, यहाँ तक कि किसानों के उत्पाद, फल, सब्जियाँ, मीठे, मिठाइयाँ, ढेर सारी चीज़ों को हजारों साल से बचा के रखा गया। और वो बचा के रखा गया एक निश्चित भूभाग पे। जब हम कहते हैं बनारस की साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, या कांजीवरम, या पोचमपल्ली एकत, या तंजौर, या कश्मीर की हम बात करते हैं, या संबलपुरी एकत की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और जीआई में इतिहास है, भूगोल है, यूनिकनेस है, स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, विशेषताएं हैं, और बनाने वाले की मौजूदगी भी है। ये सारी चीज़ें मिला करके जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। देश में बौद्धिक संपदा अधिकार का कानून काफ़ी पहले से था, लेकिन 2003 में देश की पार्लियामेंट में पहली बार जीआई का एक्ट पास हुआ, और 2004 में देश की का पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग चाय हुआ, जिसे जीआई का टैग प्राप्त हुआ और देश की बौद्धिक संपदा में शुमार हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है, तो इस सफ़र में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसी रही आपकी ये यात्रा? देखिए, 2003 में कानून के आने के बाद देश में पहला जीआई का टैग तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे दस्तावेजीकरण कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाएंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे फाइल होगा, जीआई की रजिस्ट्री चेन्नई में वहाँ पिटीशन कैसे डाली जाएगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये मालूम नहीं था लोगों को। लेकिन हमारे मन में वो विचार नहीं था कि कैसे करना है। हमारे मन में ये विचार था कि भारत के इस सांस्कृतिक विरासत पे जो बाहर से हमले हो रहे थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी के नाम पे जो ढेर सारी चीज़ें मशीनों की इस देश में डाली जा रही थी। हम एक उदाहरण देते हैं बनारस की साड़ी का। बनारस की साड़ी हजारों साल से मशहूर है, बनारस का ब्रोकेड हजारों साल से मशहूर है, लेकिन बड़े पैमाने पे बाहर के देशों के मशीन से बने उत्पाद वहाँ पे आना शुरू हो गए और उसको बनारसी के नाम पे बेचना शुरू हुआ। इससे कंज्यूमर ठगा जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो 8-10 लाख बुनकर थे, उनके सामने एक रोजी रोटी का संकट आया कि ये बचेगा कैसे। तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक पहल किया, और जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन कराने की दिशा में एक प्रयास शुरू हुआ। और निश्चित तौर पे ये प्रयास नया था, लेकिन यही चीज़ें हमारी ऐसी थी जो कानूनी संरक्षण प्रदान करती थी। अभी आज की तारीख में जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, ये जो जीआई है वो लीगल लोकल है। हम लोकल कैसे कर सकते हैं? तो जीआई टैग मिलने के बाद वो उत्पाद कानूनी रूप से लोकल हो जाता है। तो हमने पहली शुरुआत किया था बनारस साड़ी को जीआई का दस्तावेजीकरण हमने किया। एक पूरा लंबा काम हुआ जिसमें भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया, और उसका नतीजा ये रहा कि 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी को जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ। डॉक्टर रजनीकांत, जैसा कि आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है कि संस्कृति को संजोना है, हमारी विरासत को संजोना है, आखिरकार क्या ज़रूरत है जीआई रजिस्टर कराने की? देखिए, जीआई जब हम कहते हैं तो वो कोई एक भौगोलिक क्षेत्र सिर्फ नहीं है, वो एक इतिहास सिर्फ नहीं है, वो एक उत्पाद नहीं है, वो भारत की आत्मा है, वो इस देश की विरासत है। जैसे आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो शरीर निष्प्राण हो गया, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, उसी तरह से भारत की पहचान पूरी दुनिया में अपनी बौद्धिक संपदा की वजह से हुई थी। और ये बौद्धिक संपदा मोटे अनाज के रूप में भी है, मिलेट्स के रूप में भी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जब श्री अन्न कहते हैं, वो पूरी दुनिया इस बार इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। तो ये जो उत्पाद हैं, चाहे खान पान के, हम आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं कि इस बार अभी बनारस के लंगड़ाम को जीआई का दर्जा प्राप्त हो गया।
बनास के पान के पत्ते को जीआई का दर्जा प्राप्त हो गया। इसी तरह ढेर सारे नए उत्पादों को, ये भैरवगढ़ उज्जैन का बाटिक प्रिंट को जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ। सीहोर के सरबती वीट को, मध्य प्रदेश के दुनिया का सबसे प्रीमियम वीट है, उसको जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ। गोंड पेंटिंग को जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ। बसोली पेंटिंग को जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आम उपभोक्ता तक सही ढंग से पहुँचें, असली चीज़ पहुँचें। क्योंकि होता क्या है कि जिसका बहुत नाम होता है उसकी नकल होती है, तो उसको डुप्लीकेसी किया जाता है। तो कंज्यूमर को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा था कि कंज्यूमर प्रीमियम पे कर रहा था लेकिन नकली चीज़ें मिल रही थी। उस नकली चीज़ों को रोकने में जीआई कानूनी हथियार साबित हो रहा है, एक लीगल टूल है, पहला। दूसरा, भारत का कंज्यूमर नहीं, पूरी दुनिया का कंज्यूमर ये चाहता है कि हमको यूनिक प्रोडक्ट मिले। तो जीआई के साथ में हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और उसकी विशेषता होनी चाहिए और बनाने वाले लोग भी होने चाहिए। अगर कोई उत्पाद बनना बंद हो गया, म्यूजियम में चला गया, ह्यूमन स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो जीआई रजिस्ट्री उसको जीआई नहीं दर्जा देने वाली है। इसलिए वो कहती है कितने बनाने वाले हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि जीआई टैग हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति को जोड़े रखने का एक माध्यम है। ऐसे में आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी आने वाले समय में इस पूरी प्रक्रिया में अपने को शामिल कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में, स्टार्टअप के रूप में, मार्केटिंग के रूप में और इनोवेशन के रूप में। जीआई में इनोवेशन की पूरी गुंजाइश है। जैसे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, हम फिर उदाहरण दे रहे हैं कि बनारस का, कि बनारस की साड़ी है लेकिन ब्रोकेट भी है। अब ब्रोकेट में अलग अलग तरह के फैब्रिक बनते हैं, आप उसके ढेर सारे ड्रेस मटेरियल बनाइए। जीआई अलग अलग क्लास में फाइल होता है, तो अब उसके कर्टन भी बनेंगे, उसके कुशन कवर भी बनेंगे, उसके ड्रेस मटेरियल भी बनेंगे, लेकिन मूल परिवर्तन नहीं होगा, वीविंग हैंडलूम से होगी। मशीन मेड प्रोडक्ट को जीआई वहाँ पे नहीं मिला हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को लेके स्पेसिफिकेशन में लिखा है उसको फॉलो किया जाता है, उसकी क्वालिटी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि जीआई क्वालिटी की भी गारंटी देता है, जीआई सोर्स ऑफ ओरिजिन की गारंटी देता है। और आने ये युवा जो है वो तो और ब्रांड की बात करते हैं, वो तो हमेशा कहते हैं साहब इस ब्रांड की चीज़ हमको चाहिए। तो जीआई एक लीगल ब्रांड है, जीआई एक लीगल टैग है। वो लीगल टैग हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा टैग है कि जिसके दुरुपयोग पे कड़े कानून में दंड का प्रावधान है और जिसको आगे बढ़ाने में वह समुदाय के साथ साथ में उस राष्ट्र के बढ़ने की व्यवस्था बनी हुई है। जैसे कि डॉक्टर रजनीकांत आप बता रहे हैं कि जीआई में अभी भी और इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन की गुंजाइश है, तो आखिरकार ये जीआई रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया क्या है, ये दर्शकों को बताएं। साथ ही कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए, और अगर जीआई रजिस्टर हो जाता है तो वो कितनी मियाद के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए रजिस्टर्ड माना जाएगा? जीआई जिस भी उत्पाद का फाइल करना है, सबसे पहले तो उस क्षेत्र में एक कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन, इकाई, एफपीओ, प्रोड्यूसर कंपनी इस तरह का होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड बॉडी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं समुदाय की संपत्ति है तो आवेदक हमेशा समुदाय होना चाहिए। सरकार उसमें फैसिलिटेटर के रूप में शामिल हो सकती है। सरकार की भूमिका हमेशा फैसिलिटेटर की होनी भी चाहिए। हम समुदाय की संपत्ति तो उसमें अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अब एक उत्पाद चिन्हित हो गया, एक रजिस्टर्ड बॉडी उसकी चिन्हित हो गई कि कौन आवेदन करेगा। अब इसमें टेक्निकल फैसिलिटेटर की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम उदाहरण दें कि हमारी जो संस्था है ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, पिछले 2006 से जीआई के सेक्टर में भी काम कर रही है। संस्था तो 1991 से काम कर रही है समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन 2006 से जीआई फैसिलिटेटर ग्रुप में भी सहयोग कर रही है। अब उसका दस्तावेज बनता है, वो दस्तावेज में सारी समाहित चीज़ें होती हैं, लगभग 100-150 पेज के दस्तावेज बनते हैं। जब हम कहते हैं कि 17वीं शताब्दी का उत्पाद है तो जीआई रजिस्ट्री करती है, वेयर इज़ द प्रूफ, प्रमाण कहाँ है, आप प्रमाण बताइए। तो कहानियाँ नहीं चलती हैं वहाँ, कहानियाँ चलती है प्रमाण के साथ में। तो पूरा दस्तावेज बनेगा। दस्तावेज को एक कानूनी लीगल फीस है, हर क्लास की फ़ीस बनी हुई है। एक क्लास में 5,000 रुपये की फ़ीस होती है। डॉक्यूमेंटेशन के अलग प्रोसेस होते हैं। उसको जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में उसको फाइल किया जाता है। उसके बाद में फॉर्मल चेक रिपोर्ट आती है। अब यहीं पे फैसिलिटेटर की भूमिका और बढ़ जाती है। अब कोई किसान उत्पादक संघ है, एफपीओ है, प्रोड्यूसर कंपनी है, बुनकर की सहकारी समिति, वो कहाँ से बनाएगा दस्तावेज को? दस्तावेज अंग्रेजी में बनते हैं
और प्रूफ देने पड़ते हैं, वो एक लीगल प्रोसेस है। तो वहाँ पे उसकी फिर रिप्लाई जाती है एफसीआर की। उसके बाद में कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग होती है जिसमें जीआई के रजिस्ट्रार जो आईपीआर के कंट्रोलर जनरल होते हैं उनकी एक्सपर्ट कमेटी बैठती है। वहाँ पे हियरिंग होती है, उसमें प्रोड्यूसर और फैसिलिटेटर दोनों शामिल होते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है, एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में फिर एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, फिर उसकी रिप्लाई जाती है, जितने भी चीज़ें हैं रेक्टिफिकेशन होता है। और हर जीआई के साथ में एक जीआई का मैप सबमिट होता है जो भौगोलिक एरिया को दर्शाता है जहाँ पे उत्पादन हो रहा है। दूसरा एक लोगो बनता है, उस लोगो में भी जीआई का वो चिन्ह जो रहेगा उस उत्पाद का, हर जीआई का एक अपना लोगो होगा, ये उसके साथ में बना रहेगा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब दोबारा सबमिट हो गई तो जीआई रजिस्ट्री उसको अपने जर्नल में पब्लिश करती है और 4 महीने का लॉकिंग पीरियड होता है। 4 महीने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उस जीआई को अपने आप ग्रांट मान लिया जाता है और कंट्रोल जीआई रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सिग्नेचर से जीआई का सर्टिफिकेट इशू होता है और जो उस अप्लाई करने वाली संस्था को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट है। लेकिन इसके बाद का पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जीआई रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन जीआई का टैग इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है जब तक कि वो जीआई का ऑथराइज्ड यूजर नहीं बनेगा। अब शब्द है जीआई अधिकृत उपयोगकर्ता, ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज्ड यूजर का मतलब ये हुआ आवेदक संस्था भी अगर जीआई टैग का इस्तेमाल करना चाहती है तो भारत सरकार ने एक नेशनल जीआई का लोगो भी बना दिया है, एक टैगलाइन भी उसकी अपनी है। तो अब वो पहले उसकी फीस काफ़ी अधिक थी। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान केंद्र सरकार जीआई को लेकर के, उनके उत्पादकों को लेकर के बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है। जो फीस बहुत महंगी थी वो 10 रुपये कर दी गई। 10 रुपये की फीस 10 साल के लिए। जीआई की वैलिडिटी 10 साल की होती है, जीआई ऑथराइज्ड यूजर की वैलिडिटी 10 साल की होती है। तो एक पेज का फॉर्म है, सिंपल सा डिक्लेरेशन करना होता है, 10 रुपये का ड्राफ्ट लगता है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को एक स्टेटमेंट ऑफ केस के साथ उसको भेज दिया जाता है। इसमें भी जो फैसिलिटेटर संस्थाएं सहयोग करती रहती हैं और वहाँ से जाने के बाद 4 से 6 महीने के अंदर उसको जीआई का ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट आ जाता है जिस पर उसका नंबर स्पेसिफिक लिखा होता है। लेकिन मात्र 15 दिन के अंदर एक टेम्पोररी नंबर भी जनरेट हो जाता है जो ही वही उसका ऑथराइज्ड यूजर नंबर होता है। आने वाले समय में जब सर्टिफिकेट आएगा, अब जीआई ऑथराइज्ड यूजर सर्टिफिकेट आने के बाद वो व्यक्ति अपने किसी भी उत्पाद पे जो जीआई का है उस अपने नंबर को जीआई ऑथराइज्ड यूजर नंबर लिखेगा, उस लोगो का प्रयोग करेगा और कानूनी रूप से अपने कैश मेमो पे, बिल पे, बाउचर पे, पब्लिसिटी मटेरियल पे उसको बेच सकेगा और वही उत्पाद कानूनी रूप से जीआई टैग माना जाएगा।